परसेंट हैं, अडानी के कितने परसेंट हैं, और जो इंडियन एक्सप्रेस इमरजेंसी में तूती बोलती थी वो गोयनका के कितने हैं। तो एक तो वो हो गया मालिक पूंजी, क्योंकि पूंजी को कौन कंट्रोल कर रहा है, टेक्नोलॉजी को कौन कंट्रोल कर रहा है, जिसके पास पूंजी है। पूंजी को कौन कंट्रोल कर रहा है, उसकी नीयत मुनाफा कमाने की है कि सोशल सर्विस की है। और बाकी संतोष वाल्मीकि जी ने अयोध्या के जिस दौर की याद दिलाई, तो हिंदू अखबार की अभी भी इज्जत है, प्रतिष्ठा है। उनके मालिक ने भी कहा था कि भाई हमारा जो यूपी का रिपोर्टर है तो वो तो अयोध्या में कार सेवक बन गया था। तो एन राम का किसने हाथ रोका था कि भाई उस कार सेवक को वहाँ का असाइनमेंट न दे। ये तो एन राम के हाथ में था ना, उनके पास बहुत टीम थी, दिल्ली से, पटना से, कहीं से भेज सकते थे। या शायद तब आप जागरण में ही थे जब सरयू को रंग दिया गया था, पूरा 100 से ज़्यादा लोग, और आप लोगों ने दोपहर का अंक छाप दिया था। तो कोई ये टेक्निक मशीन थोड़े बताने आई थी प्रिंटिंग, वो तो आप लोगों ने तय किया कि हमको ये छापना है, हमको ये करना है। तो वही है कि टेक्नोलॉजी जो है सबके उपयोग की है। जैसे एक मैं छोटा सा उदाहरण दूँ, शायद सटीक न हो, आयुर्वेद पद्धति का विकास हुआ। ये जो पुराने हमारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोजा और समाज में बांट दिया कि भाई अदरक, अजवाइन, गुरीच, काली मिर्च किससे क्या होता है। अब जो खोजते हैं उसको क्या करते हैं, उसको पेटेंट कर लेते हैं मुट्ठी में। और ऐसे ही नहीं है, वो जो भगवा पहन के हरिद्वार के किनारे, गंगा जी के किनारे, वो जो सलवार कुर्ते में भागा था दिल्ली से तो वो भी कोरोना के कोरोनिल बना रहा था। वह चीज़ें वही 2-3 थी और बेच रहा था, और सरकार उसकी है तो रोक भी नहीं रहे थे। तो देखिए, टेक्नोलॉजी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर जो पूंजी है, दुर्भाग्य है कि जैसे हम हिंदुस्तान के संदर्भ में, तो हमारी जो सरकारों ने पब्लिक जो बजट है, पब्लिक फाइनेंस है, टैक्स का पैसा, वो रिसर्च में दे ही रहे हैं। अब दीक्षित जी जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, उसका वाइस चांसलर कहता है कि भाई 150 करोड़ की मेरी टीचर्स की सैलरी है और सरकार 38 करोड़ रुपया देती है, तनख्वाहें नहीं देती तो रिसर्च काहे करेंगे। और चीन का क्या हुआ, चीन ने भाई टेक्नोलॉजी ली, भाई निक्सन गए, उनको था कि भाई हम अपना अमेरिका जो है अपनी ज़मीन क्यों ख़राब करें, अपनी हवा क्यों ख़राब करें, भाई नदी क्यों ख़राब करें, और हमको लेबर हमारा महंगा है। इंग्लैंड में उस समय 4 पाउंड 1 घंटे का मिलता था, तो दिन भर की मजदूरी हो। तो उनके चीन में भुखमरी है, लेबर सस्ता है, इनको टेक्नोलॉजी दे देते हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी लिया और पूंजी भी दिया। लेकिन बाद में चीन ने क्या किया, टेक्नोलॉजी लिया, उसके बाद फॉरेन एक्सपर्ट्स को बुलाया। जो जिसका एक्सपर्ट है उसको बड़ा वेलकम हुआ फॉरेन एक्सपर्ट का। स्पेशली देंग सियाओपिंग ने कहा कि भाई हमें चाहिए। और उसके बाद अपने यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने भरपूर पैसा दिया रिसर्च के लिए, खूब पैसा दिया। और प्रोफेसर्स को ये भी कहा कि जो आप अगर टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं जिससे कुछ प्रोडक्ट या इंडस्ट्री होता है तो आपको शेयर भी देते हैं बाजार। तो उन्होंने जो पब्लिक फंड है उसको रिसर्च में, टेक्नोलॉजी में लगाया, तब ना आज ट्रंप घबरा रहे हैं। तो आप मुकाबला कर सकते हैं, हम भी कर सकते थे, लेकिन हमारी सरकारें बराबर काटती जा रही रिसर्च को, टेक्नोलॉजी में। हम अपने, तो हम दूसरे देश से जब लेंगे टेक्नोलॉजी, और दूसरे देश में भी क्या है कि वहाँ प्राइवेट पूंजी ये कर रही है कि लोग, जिन लोगों ने हाई स्कूल फेल थे, गैराज में खोल लिया अपनी एक तो छोटी सी दुकान कंप्यूटर, वो आज पूरी दुनिया का माइंड कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। और आपको फर्जी वैक्सीन भी लगवा रहे हैं। चैरिटी के नाम पे भी बड़ा आगे है, क्या गेटवेट क्या है उनका नाम। तो बहुत बड़ी चैरिटेबल कंपनी भी चल रही, बिल गेट्स एंड बिलिंडा गेट्स जो है, और मार्क जुकरबर्ग, ये सब क्या है,
और कुल मिला के इस टेक्नोलॉजी ने किया क्या है, पूरी दुनिया का जो माइंड है उसके एनालिसिस हमसे आपसे ज़्यादा उनको पता है कैलिफोर्निया में कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ जाते हैं, ऊबर से अगर इस्तेमाल करते हैं कितनी बार कहाँ गए, कब गए, कैसे गए, और उसका उपयोग वो किस लिए कर रहे हैं, माल बेचने के लिए। और हमारी सरकारें हमको उल्लू बना रही हैं कि ये सड़कें चौड़ी चौड़ी इसलिए बना रहे हैं ताकि आपके लिए, हमारे नहीं बन रही, क्योंकि हमारे पास वो माल ही नहीं है। गांव-गांव हमारे कौन सा माल हम जाके बेचेंगे, माल उनका बिक रहा है, ट्रक उनकी है, वो वोल्वो बस, स्कैनिया बस उनकी है। तो टेक्नोलॉजी का सवाल यह है कि कौन कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए गांधी जी ने शुरू में, देखिए हम मेरा तो ऐसा मानना है, हो सकता है आप सहमत ना हो, कि हम गुलाम भी टेक्नोलॉजी की वजह से हुए। भाई जिस टेक्नोलॉजी से दुनिया में 23% हमारी जीडीपी का हिस्सा था, क्या वो टेक्नोलॉजी नहीं थी? अरबी वो जो हल था, फावड़ा थी, कुदाल थी, चरखा था, ये सब क्या टेक्नोलॉजी नहीं थी? और जिस आयुर्वेद के बिना केमिस्ट्री के उन्होंने बना दिया त्रिफला या च्यवनप्राश, उनको केमिस्ट्री नहीं पता थी सब चीज़ों में क्या है। तो कुल मिला के ये है कि टेक्नोलॉजी में हमारी नीयत क्या है। दूसरी चीज़ बुद्धि वाले के बाद मेरी नीयत क्या है। नीयत हमारी अच्छी है तो टेक्नोलॉजी का वैसा उपयोग होगा। भाई आप लाठी से अपनी सुरक्षा भी कर सकते हैं, कुत्ता बिल्ली से हमारा सिर भी फाड़ सकते हैं, उसमें लाठी का क्या दोष है? और चाहे तोप है, चाहे बम है, चाहे जो भी है। तो मुझे लगता है ये दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और सोशल मीडिया हमको लगता है कि हमारी मदद के लिए आया है, वो हमारी मदद के लिए नहीं आया, वो माल बेचने के लिए आया। आप एक बार एक कोई चीज़ सर्च करिए, फिर ढूंढ ढूंढ के 10 बार आपको ऐसा घुमाएगा कि आप नहीं लेंगे तो लगता है बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, क्यों नहीं खरीद रहे हैं, ये जूता, ये मोबाइल, ये अटैची। तो ये सब माल बेचने के टूल्स हैं और इस्तेमाल वो कर रहे हैं। चीन को कम से कम इतनी बुद्धि आई थी कि उन्होंने गूगल को अपने यहाँ घुसने नहीं दिया। हम क्यों नहीं कर सकते? हम इतना डंका बोलते हैं, बजाते हैं विश्वगुरु होने का, हम ये छोटे छोटे प्लेटफॉर्म नहीं डेवलप कर सकते थे। ऊबर और ये क्या बोलते हैं, यूट्यूब और जो भी है, व्हाट्सएप, ये वो कहते हैं हमारे लोग जाके वहाँ करते हैं, सब भारतीय करते हैं, बड़ा गर्व महसूस करते हैं, तो सब भारतीय कर रहे हैं। अरे तो भारतीय यहाँ क्यों नहीं करने देते हो भारतीयों को? क्योंकि हम सिस्टम नहीं बनाते हैं। अगर मीडिया फ्री होता, मीडिया का मतलब खाली अखबार टीवी से नहीं, मैं आपकी वाचिक परंपरा और सोशल जो बाई माउथ भी चलता है, तो सुकरात को या गैलीलियो को वो देखना पड़ता है, भाई समाज खड़ा हो जाता है ये सही कह रहा है। लेकिन मीडिया कोई तो कंट्रोल कर रहा था ना कि भाई सुकरात की या गैलीलियो की बात जो वैज्ञानिक थी वो नहीं समझ में आ रही थी। और आज भी हम देश के करोड़ लोग, 140 लोग जो है खड़े होके इस उम्मीद में घंटा घड़ियाल बजाते हैं कि इससे कोरोना भाग जाएगा, ठीक हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं से तो हमारा माइंड कंट्रोल कर रहे हैं ना वो। तो मेरा कहने का मतलब ज़्यादा मैं उसमें नहीं जाना चाहता। बाकी तो जो रजा साहब ने कहा, हम भी उस ज़माने के पत्रकार हैं जब हैंड कंपोजिंग से 1973 में नगर स्वराज पत्रिका हम लोगों के आंदोलन की छपती थी, जेपी आंदोलन की। जाते थे एक जगह कंपोजिंग करवाते थे, हैंड हमने भी सीखा था। फिर उसका पेज बन जाता था तो दूसरी जगह छपवाते थे, कागज़ का पैसा देते थे। फिर अमृत प्रभात में आए तो वो लाइनो मोनो हुआ, फिर लखनऊ आए तो कंप्यूटर हुआ, और अब हर चीज़ मोबाइल में आ गई। इसी में बैठ के आप यूट्यूब कर लीजिए, इसी में आप वेबसाइट बना लीजिए, इसी में आप वो कर लीजिए। पर सवाल ये है कि नीयत आपकी क्या है। आपकी नीयत अच्छी है तो आप दंगा मतलब रोकने का काम करेंगे, और नीयत ख़राब है तो दंगा भड़काने का काम करेंगे। उसमें मोबाइल क्या करेगा? और पैसा किसका लगा है?
तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा समाज पे ध्यान देने के लिए, हम समाज कैसा बना रहे हैं, लोग कैसे बना, अखबार और टीवी की चिंता छोड़ दीजिए, हम समाज और लोग कैसा बना रहे हैं, और सरकार को हम क्या क्या पावर देते जा रहे हैं कि हमारे तिथि त्यौहार भी वो बताएंगे कितने से बजे से कितने बजे तुम खेलोगे, कितने बजे से कितने बजे तुम खेलोगे। और उनको ये भी अधिकार कहीं से ले लिया कि अगर भाई तुम नहीं भी नमाज़ पढ़ोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्या नुकसान हो जाएगा है और कल को वो कहेंगे कि तुम नहीं भी होली खेलोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, पूजा करोगे। तो हम सरकार को कितना देते चले जा रहे हैं। आखिर आज सरकार के ही दबाव पे ना मीडिया सब है। पीएमओ से, अरुण जी जानते हैं, 11 बजे पीएमओ से आ जाता है कि आज किस खबर को हाईलाइट करना है, किस विषय पे डिस्कशन करना है। अब प्रॉब्लम यह है कि देखिए, पहले जीवन सस्ता था, ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा, होता जा रहा लंबा। पहले जीवन सस्ता था, साइकिल से चल लेते थे, एक ठो रेडियो चाहिए था, पंखा चाहिए था। अब हम जो ये बड़े बड़े मास कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट से पढ़ के कई लाख रुपए दे के, एक सामने भी है, यहाँ भी होती थी पढ़ाई, तो कई लाख रुपए दे के जब लड़का आएगा तो उसको, और शहर में रहेगा दिल्ली बम्बई लखनऊ कहीं, तो उसको EMI देनी है, महीने का रेंट देना है मकान का, तो वो बेचारा कहाँ से लड़ेगा, वो भाई परिवार भूखा पड़ जाएगा। तो वो भी तो हमें सोचना चाहिए ना कि भाई क्या हम चाहते हैं कि भाई इतने लोग, क्योंकि भाई मालिक कंट्रोल कर रहा है, उसके पास एक ही ऑप्शन है कि या तो भाई वहाँ नौकरी करे उन परिस्थितियों में, या अपना गांव घर चला जाए। गांव चला जाएगा तो पप्पा मारेंगे कि साले तुमको इतना पढ़ाए थे, इतना लाख रुपए बर्बाद किए थे, और यहाँ भाई क्या एग्रीकल्चर में अब सपोर्ट भी नहीं है, 8-10 बीघा खेती भी है तो भी 2 लड़कों को सपोर्ट नहीं कर सकती। तो देखिए सवाल बड़े हैं, हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं, कैसी अर्थव्यवस्था है, कैसी सरकार है, हम सरकार को कंट्रोल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। भाई सत्याग्रह का क्या, हथियार का मतलब ही यही था कि जब सरकार अन्याय करे बेसिकली तो हम उसका प्रतिकार सके, कंट्रोल कर सके। आज डर इतना है, और सरकार ये नहीं कह रही कि आप निर्भय न बनो, सरकार आपको डरा भी वो आज छोटे छोटे बच्चों का एक देख रहा था कि भाई वो वीडियो था कि भाई पूछ रहे थे कि भाई ये कैसे अवैध हो गया हमारा घर, इसका तो लोन लिया था, रजिस्ट्री हुई थी, ये हुआ था, लेकिन कौन पूछता है। बाबा ने कहा, और अब तो बाबा कह रहे हैं कि वो जो सीओ कह रहा था बिल्कुल सही कह रहा था, पहलवान आदमी है तो ऐसे ही बोलेगा और समझ जाओ पहलवान से, और पुलिस और पहलवान करेला नीम चढ़ा तो भिड़ने की ज़रूरत नहीं है तो उसमें क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि समाज निर्भय बने? क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि भाई जो हमारे पैसे से चल रहा मीडिया, प्रसार भारती, जिसके अध्यक्ष बाई चांस यूपी काडर के ही एक इस समय अफसर हैं, तो प्रसार भारती क्यों नहीं ठीक से चलता भाई? प्रसार भारती क्यों नहीं निष्पक्ष रूप से खबर देता? और बीबीसी में हम इसलिए बोल पाते थे, कर पाते थे, क्योंकि वहाँ की जनता, शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं है, इंटरनेट पे आप डिटेल में देख लीजिएगा, वहाँ के समाज ने तय किया कि हमको ऐसा मीडिया चाहिए जो सरकार और बिजनेस से फ्री हो। तो 150 पाउंड पर व्यक्ति वहाँ उसका फीस देता है हर आदमी, और ना दे तो वो लगान की तरह वसूली जाती है, जेल जा सकता है। तो उन्होंने तय किया कि हमें इंडिपेंडेंट मीडिया चाहिए। हमारा समाज क्या ये चाहता है? हमको ऐसा अखबार चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा रद्दी मिले, ताकि 400 रुपये खरीदे तो 350 की रद्दी बिक जाए तो उसमें रद्दी वाला अखबार ले लीजिए, चाहे उसको वो ले लीजिए, ये हमारी चॉइस है। और मैं समझता हूँ कि इस खतरे को इसीलिए टेक्नोलॉजी, गांधी जी ने सबसे आगे वार्न किया। मैंने बात शुरू किया था गुलामी से, हाँ, तो वो हम कर रहे थे, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद वहाँ नई मशीनें आई कपड़ा बनाने की, हथकरघा, आज भी वो मशीनें इंपोर्ट करके टांडा पे लगी हुई हैं। तो जो अंग्रेज़ यहाँ से हमारा कालीकट का या ढाका का कपड़ा ले जाते थे, बेचते थे, वो उनको अब अपना कपड़ा यहाँ बेचना है छीट के। तो हमारा सब इस तरह धीरे धीरे हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा उत्पादन, हमारा सिस्टम सब बर्बाद हुआ। हमारी जिम्मेदारी थी कि हम उसको फिर से शुरू करते, अपने पैरों पर खड़े होते। और इसीलिए गांधी जी ने हिंद स्वराज में जिन चीज़ों से आगाह किया था उसमें एक टेक्नोलॉजी की बात थी।
और इसीलिए जयप्रकाश जी ने, शूमाकर साहब बहुत बड़ा शास्त्री हुए, तो बनारस में उन्होंने ये था कि भाई एक यूटोपिया है, गांधीयन ग्राम स्वराज या कोई भी लीजिए, सोशलिज्म, जो भी यूटोपिया है, इस यूटोपिया को हम कैसे एक्चुअल प्रोग्राम में बदलें जिससे कार्यक्रम। तो गांधी विद्या संस्थान बनारस में बनाया। वहाँ प्रोफेसर शूमाकर साहब आए थे, पहला उनको डायरेक्टर बनाना चाहते थे। उनकी बहुत मशहूर किताब है, वो कहते हैं वहीं लिखी, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। लेकिन न रहे बांस न बजे बांसुरी, मौजूदा सरकार ने पूरा वहाँ हमारा कैंपस ही बुलडोज के ध्वस्त कर दिया। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो देखिए सारा खेल पूंजी और सरकार, इनकी नीयत का है, और ये गठजोड़ हो गया है। प्रॉब्लम ये आ गई है, जो सोशल मीडिया, ये जो पूंजी वाले हैं और सरकार। अब सरकार अपनी सारी योजनाएं ज़्यादातर ऐसी कर रही है कि जो चाहे 80 करोड़ लोग गरीब वाले भी हैं, क्या आपको उसका फ़ायदा लेना है आयुष्मान का, तो आपको मोबाइल ख़रीदना है। मोबाइल साधारण नहीं, 1210 रुपये वाला स्मार्टफोन चाहिए, क्योंकि उसी से सब आएगा जाएगा, उसी से आप भरेंगे, उसी से इम्तहान देंगे। और डेटा खरीदना है, और डेटा के लिए उनका अपना एक प्रिय वो है, जो पहले फ्री में दे रहा था, अब आपकी जेब पे डाका डाल रहा है। तो जो 80 करोड़ लोग जो है आटा नहीं खरीद सकते अपना, उनसे सरकार और वो मिलकर कह रहे हैं कि तुम डेटा खरीदो और स्मार्टफोन खरीदो। तो अच्छा सौदा है ना, अच्छा बिजनेस है, और हम लोग ताली बजा रहे हैं कि प्रोग्रेस हो रही है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रामदत्त जी।